नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हालांकि स्वागत जैसी आज कोई बात है नहीं। आज दो फैसले आए हैं। एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है और वो फैसला क्या दिया है, कुल मिलाकर वो जलेबी और इमरती छानी गई है, उस पर विशेष बात करेंगे अवनीश भाई। और अवनीश भाई से हम ये भी जानेंगे कि चिश्ती के मामले में जो एक बड़ा सेकुलर ब्रांड हुआ करता है कि चिश्ती की दरगाह, जो गजल, जो वहां पर की रुबाइयां और जो वो चादर, उसमें पता चला है कि वहां के खादिम, जो हम सब लोग जानते थे कि रेपिस्ट हैं, उन रेपिस्ट पर आज कोर्ट ने 30 साल बाद ये मान लिया है कि हाँ जी, ये लोग दोषी हैं। सजा जब हम लोग बात कर रहे हैं तब शायद सुनाई जा रही होगी या इसके कुछ देर बाद सुनाई जाएगी, लेकिन दोषी मान लिया है। इन दोनों मसलों पर बात करेंगे, लेकिन अवनीश भाई पहले जरा सुप्रीम कोर्ट के पास चलते हैं। क्या बहुत जलेबी बहुत छानी है मिलॉर्ड ने? जलेबी कहाँ को छोटा हुआ, इमरती का बाप छाना है साहब। देखिए, एक तो प्रचारित किया जा रहा है कि बड़के कचहरी ने, भाई छोटी कचहरी हो बड़ी कचहरी हो, कचहरी है तो बड़की कचहरी ने स्वतः संज्ञान ले लिया। अरे मतलब ज्ञान है नहीं और स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। लाले ज्ञान के पड़े हैं, स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। ये स्वतः संज्ञान थोड़ी लिया गया है भाई। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट बलात्कार की धरती बंगाल और उसकी राजधानी कोलकाता, जहां गैंग रेप होता है, हत्या की जाती है, बर्बर हत्या की जाती है, और वहां की एक महिला मुख्यमंत्री पूरी बेशर्मी के साथ और उसका पूरा इकोसिस्टम बलात्कारियों के साथ खड़ी है, न जाने किन और बलात्कारियों को बचा रही है। टेक्निकली लोग कह देंगे साहब संजय राय नाम का एक बलात्कारी तो गिरफ्तार कर लिया ममता बनर्जी ने, तो फिर किसके लिए वहां पर चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं? तो साफ तौर पर है। और 150 ml सीमन आहा अकेले उस व्यक्ति का हो सकता है, साफ तौर पर है। अब तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन स्वतः संज्ञान कहां लिया है व्यालोक भाई? क्यों इतना फ्रॉड इस देश की मीडिया बेचती है भाई? इतना मतलब कहां है, किस कोने में? बरसात का मौसम है, मेरा एक पुराना चमड़े का जूता बाहर कहीं भीग रहा है, मैं उसको तलाश रहा हूं और सोच रहा हूं कि बिल्कुल अपने आसपास उसको रखूं। कैसा तुमने लिया है भाई स्वतः संज्ञान? अरे तुमने स्वतः संज्ञान थोड़े नहीं लिया है। एक डेंटल कॉलेज की एक बच्ची ने अपने वकील के माध्यम से लेटर पिटीशन दायर किया और तुमको मजबूर होना पड़ा, यानी कि तुम कंबल ओढ़ के रजाई ओढ़ के सोए हुए थे, तुम्हारे ऊपर एक बाल्टी पानी फेंकी गई है, तब तुम जगे हो और संज्ञान लेने की बात कर रहे हो। अच्छा, संज्ञान ले लिया तुमने। संज्ञान लेने के बाद जब तुम्हारे सामने वो इंगवी सिंघवी और ये कपिल सिब्बल, जो उस पार्टी से राज्यसभा पहुंच रहा है, जिसके पार्टी के लोग जो है यूपी के अयोध्या में, यूपी के कन्नौज में बलात्कार कर रहे हैं और बेशर्मी के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, उसके कोटे से तो तुम राज्यसभा पहुंचे हो। उसके बाद जब सुनवाई कर रहे हैं बड़के न्यायालय साहब, तो सोचिए बेशर्म भरी चर्चाएं कैसी हो रही हैं। अरे कर लीजिएगा साहब अवमानना, अच्छे लगेगी आपकी अवमानना। नहीं, सुनवाई क्या कर रहे हैं? अवमानना के संदर्भ में अवनीश भाई एक सेकंड, बस अवमानना के संदर्भ में एक बात कह देनी है कि देखिए, अवमानना उसकी होती है जिसका मान हो। तो अब मान तो नहीं रहा, इनके कुकर्मों से मान तो रहा नहीं, तो अब अवमानना कैसे होगी ये बता दीजिए। हाँ, ये आप बड़ी सॉलिड बात कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो हंसी आ रही है ना, मुझे इनकी बेशर्मी पे हंसी आ रही है। बात वहां पर क्या शुरू हुई है? कोर्ट में 1-1.25 घंटे तक सुनवाई चली है। वो वीडियो आम है, भला हो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में एक्सेस रखने वाले उन वकीलों का जो चुपचाप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर मामला पूरे देश को देखने के लिए हाजिर होता है। तुम्हारी बेशर्मी, हो सकता है इस पर भी फैसला आ जाए। शुरुआत क्या होती है कि ये बड़े दुख की बात है कि उस लड़की की तस्वीरें, उसका नाम सोशल मीडिया और मीडिया पर जाहिर है। पोस्टमार्टम के बाद उस बच्ची के सारे वीडियोस और उसके पोस्टमार्टम के बाद की बॉडी ये दिखाई जा रही है। आपको अपनी बेशर्मी दिख रही है जब आप ये कह रहे हैं?
हैं? उसके बाद बात वहां से कहां चली जाती है? दरअसल भारत के अस्पतालों में, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के अस्पताल नहीं, भारत के अस्पतालों में डॉक्टरों के हगने मूतने के लिए सही व्यवस्था नहीं है। आपके दर्शक माफ करें, लेकिन इससे अच्छा मैं नहीं बोल सकता। जो हगा और मूता गया है उस 1.25 घंटे में देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका में, आप उस पर बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की बेशर्मी, ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी का इकोसिस्टम, ममता बनर्जी के 7,000 गुंडे, ममता बनर्जी के लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर की स्थिति, ममता बनर्जी के बलात्कारियों के बेशर्म बचाव, एक शब्द नहीं। और कुल मिला के जब थर्सडे को इन्होंने मामला एग्जॉर्न किया है तो क्या कहते हुए कि अब हम सीबीआई को बुलाएंगे, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट लेंगे। यानी ममता बनर्जी नेपथ्य में, उनकी और उनके इकोसिस्टम के पूरी कारस्थानी नेपथ्य में, और अब सीबीआई खेलेंगे बड़के मिलाट। इसमें देखिए 2-3 चीजें और मैं जोड़ देता हूं अमरीश भाई, वो पब्लिक डोमेन में ही है लेकिन सूत्र मिले इसके लिए मैं जोड़ दे रहा हूं। पहली बात यह है कि केवल सुप्रीम कोर्ट इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। आप देखिए कि पूरे देश में अचानक ही हमारा मीडिया इतना जागरूक हो गया है। मैं खुद मीडिया का एक पार्ट हूं। यह अलग बात है कि मैं शर्म के मारे में अब लोगों को नहीं बताता हूं कि मैं पत्रकार हूं। मैं बताता हूं कि मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ भी करता हूं, लेकिन मैं नहीं बताता हूं। 20-25 साल के प्रोफेशनल इसके बाद हालात ऐसे हैं। तो आप देखिए कि पूरे देश से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। ठाणे में हो गया, जयपुर में हो गया, जी बिहार में हो गया, मुजफ्फरपुर में हो गया, फलनवा हो गया। मतलब भारत बलात्कार की राजधानी है। जो ये प्रिय जुमला है फेमिनिस्टों का, सो कॉल्ड लिबरल्स का, सो कॉल्ड प्रगतिशीलों का, जो ये हर एक साल हमें दुर्गा पूजा के समय टॉन्ट करने आ जाते हैं कि इन 9 दिनों में तो तुम मां बनाकर पूजते हो, लेकिन क्या बलात्कार कम हुए? एक जो वो टट्टी है जो इनका बहुत प्रिय है, उसका सुनते हैं कि वो भी अक्सर हमें ज्ञान देता है, जो हर एक भारतीय त्योहार पर होता है, हर एक हिंदू त्योहार पर। होली पर ये पानी बचवाएंगे और दुर्गा पूजा पर रेप का ताना देंगे। वो एक अलग मसला चल रहा है। पूरे मीडिया से राहुल गांधी गायब हैं। 2 बच्चे के बाप, तीसरा बच्चा अधर में, 3-3, 4-4 बीवियां, और इस सबसे खतरनाक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके पर्सनल चॉइस के खाते में डाला जा सकता है, लेकिन आपकी कंपनी का क्या, आपके ब्रिटिश सिटीजनशिप होने के आरोप का क्या, आपकी फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का, ऑफशोर अकाउंट्स का क्या, और उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो इसलिए ये पूरा खेल जो है, लंदन में बांग्लादेश तख्ता पलट के मुख्य नायक तारिक खालिदा जिया का बेटा जो अलकायदा माइंडसेट है उससे आपकी मीटिंग का क्या? तारिक रहमान से मीटिंग का क्या? तो इसलिए ये पूरा प्रपंच अभी रचा गया है। जो आपने कह दिया है कि ममता बानो की सरकार को किसी तरह से क्लीन चिट मिल जाए, भाई सेकुलर क्रेडेंशियल इस देश का बचा रह जाए, और ये तय हो जाए कि नहीं, ममता बानो चूंकि महिला है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, इसलिए उनको बने रहने दिया। इस देश में तो अजीब अजीब से तर्क दिए जाते हैं। राहुल कहता है कि हमारे बाबू दादा ने बलिदान दे दिया तो हमको प्रधानमंत्री बना दो। ये कह रही है कि हम महिलाएं इसलिए हमको मुख्यमंत्री रहने दो। कमाल है। भैया, हमको 2 पन्ने की हिंदी में शपथ लेना पढ़ना आता है, बनाइए हमको प्रधानमंत्री। मैं अवनीश प्रियन शर्मा, पुत्र सी फलाने फलाने शर्मा, मुझको पढ़ना आता है, बनाओ। और एक चीज आप सोचिए जरा, इस देश के न्यायपालिका के ऊपर कितना बड़ा बेशर्मी भरा दिन है, कितना बड़ा शर्म का दिन है। और ये मेरे पीछे की काली स्क्रीन में चाहता हूं कि उनके काले कोट के जरिए निकल के उनके चेहरों पर चिपक जाए। किसने कहा था? आज सर्वे करा लीजिए, 100 में 101 लोग हंसेंगे मेरे गणितीय ज्ञान पे। 100 में से 101 लोग कह देंगे साहब कि हे सुप्रीम कोर्ट, न लो सज्ञान रहन दो। कलकत्ता हाई कोर्ट इस काम को बेहतर तरीके से कर रहा था। अब मैं आता हूं अजमेर में साहब, 32 साल बाद ये फैसला आया है। 9 पहले ही
सजा पा चुके हैं। ये जो आज फैसला आया है 32 साल बाद 6 पॉक्सो एक्ट में, क्योंकि उस समय 240 की वो कुल संख्या है साहब। आप सोचें 1991-92 में जो 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियां होंगी, जरा जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, उनकी आज उम्र क्या होगी। आज वो सारी बच्चियां, वो सारी महिला हो चुकी हैं और उसी उम्र में हैं जब जिस उम्र में उनके साथ दुराचार हुआ था, उसी उम्र के उनके अपने बच्चे होंगे। कितनों ने ये घटना खुलने के बाद सुसाइड की, इसका अंदाजा लगाइए। और ये पब्लिक डोमेन में है। और ये करता कौन रहा? लैंड जिहाद आज आया है, लव जिहाद आज आया है, ये बलात्कार जिहाद था, मजहबी बलात्कार जिहाद था, जिसको वो सो कॉल्ड औलिया, अरे तुम्हारी औलिया, जहां वो एक तालाब के बराबर के बड़े भगोने में लातों से खिचड़ी पकाई जाती है और मुसलमानों से ज्यादा बेशर्म हिंदू वहां पर जाके अपनी ऐसी तैसी कराते हैं। आई एम सॉरी टू से, व्हाई शुड आई फील सॉरी इवन। साहब, आज का दिन भारतीय न्यायपालिका के लिए एक काला दिन है। देश की 2 अलग अलग कचहरियों से आज 32 साल बाद आप न्याय देने चले हैं। वो लड़कियां जिनकी औलादें आज पॉक्सो वाली एज में हैं, आप आज उनके अधेड़ेपन पर उन गुनाहगारों को पॉक्सो एक्ट में फैसला देने चले हैं। ये न्याय होता है? न्याय तो अव्वल इन्होंने किया नहीं, कभी नहीं किया। इन्होंने फैसला सुनाया है और इस फैसले के दौरान अवनीश भाई उस दर्द को महसूस कीजिए जो 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियों ने 1992 में जब झेला होगा। और इस देश की तथाकथित सरकार ने उस समय सेकुलरिज्म के नाम पर कि देश दबा का दिया। सांप्रदायिक ताना बाना बिगड़ न जाए, दबाया। उसके बाद कोर्ट ने कितनी बार उनकी इज्जत उतारी। मैं ये कह रहा हूं जब जब उनको बुलाया चीज और गया सर। होगा। जी बहुत अच्छा, 1 मिनट रुक जाए, बड़ा अच्छा सवाल आपने। सर मैं बार बार, और मैंने न जाने, मैं आपको पता है थोड़ा खुरापाती व्यक्ति हूं, तो कुछ संगठनों से भी जुड़ा हूं, और रेप के मामलों में आज भी मध्ययुगीन तरीका। एक तरफ सीजीआई जब यहां पर बात कर रहे थे कलकत्ता का, तो उन्होंने सबसे पहले चिंता क्या की, लड़की का सारी पहचान निर्भया 1 में हमने कहा था, सब डिस्क्लोज कर दिया। आप बार बार अदालत में बुलाते हैं, रेप पीड़िता को वहीं खड़ा करते हैं, बचाव उससे पक्ष का गंदे वकील सवाल न जाने पूछते हैं। किस किस तरीके के घृणित सवाल पूछता है। और मेडिकल टेस्ट, भाई साहब जिस एरा में हम आप जी रहे हैं, वहां मेडिकल साइंस कितनी प्रगति कर चुका है। और भारतीय पुलिसिंग की जांच में आज भी रेप पीड़िता का 2 फिंगर 3 फिंगर टेस्ट होता है। जरा ईज कर देता हूं, पर्दे में क्या छुपाना। किसी बलात्कार की पीड़िता लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, इसके बाकी टेस्ट तो किए ही जाते हैं डॉक्टर द्वारा, 3 फिंगर 2 फिंगर उसके अंग में। ये तरीका, इसको नहीं खत्म कर सके तुम, किस बात के कोर्ट हो जी। और इतना ही नहीं, उसको बार बार जब बुलाया जाता है, आपने बताया कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो वो एक बलात्कार झेली हुई बच्ची या महिला के साथ साथ बार बार बलात्कार होता है। 30-32 साल तक ये बलात्कार का जिम्मेदार कौन है? वो तुम हो, कोर्ट है, वो तुम हो। और सीधे तौर पर तुम्हें आज अवनीश भाई के पीछे जो कालिख है, लगी हुई है, काला पर्दा है, मैं उसकी कालिख आप लोगों को समर्पित करता हूं। एक बात और गौर करने की है, ये जो पर्दा लगा हुआ है, आज के दोनों फैसलों को देखते हुए कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं या जिन्होंने भी ये फैसला दिया है, यह कालिख दरअसल उनके लिए है, उनको समर्पित है। और इतना ही नहीं अवनीश भाई, अब हम लोग अपनी बातचीत को यहाँ थोड़ी देर में कंक्लूड करेंगे, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, कंक्लूजन की ओर। हालांकि ये घटना ऐसी है, ये विमर्श ऐसा है कि जितनी भी बात करें वो कम ही है, क्योंकि हमारे देश में तो अजीब अजीब बातें हुई हैं कि आप
बलात्कारियों को सजा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो एक मजहब विशेष के हैं, क्योंकि ये वो एक ऐसी इमारत पर खादिम यानी नौकर हैं, और उनका कोई बहुत पहले का एक आदमी जिसको आप संत वगैरह मानते हैं, हालांकि उस संत की जीवनी भी क्या है वो हम सभी जानते हैं, और उसको किस तरह ढका छुपा गया वो भी हम सभी जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन और इसीलिए मुझे बहुत आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि खादिम नौकर तो वही करेगा ना जो मालिक करके गया है, तो मालिक ने वही सिखाया है। लेकिन अब मैं चाहूंगा आप इस पूरी बातचीत को 2 मिनट 3 मिनट में कंक्लूड करें कि न्यायपालिका के आगे निकल, क्योंकि न्यायपालिका से जितना होना था, जो उम्मीद थी, जब तक न्यायिक सुधार नहीं होंगे तब तक इस न्यायपालिका से हमें कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो इसको अन्यायपालिका कहता हूं। लेकिन जब तक वो नहीं हुआ है, आपको भविष्य की क्या राह दिखाई देती है? क्योंकि ये तो इन्होंने लिपापोती कर दी, अब क्या? ठीक बात है। आप मुझे नहीं लगता कि आपका संदर्भ इतना छोटा होगा कि अभी जो थर्सडे को क्या होगा उसमें भविष्य की क्या राह नहीं दिखाई नहीं देती है, नहीं वो नहीं तो नहीं, वर्तमान है बिल्कुल साहब। आपका जी संदर्भ जो है बिल्कुल व्यापक है व्यालोक भाई, जहां तक मैं समझता हूँ। और जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बिना न्यायिक सुधार हुए अब कुछ नहीं हो सकता। संतोष एक छोटा सा दिखाई देता है, एक बहुत हल्की सी आशा की किरण दिखाई देती है, जब इस देश का प्रधानमंत्री अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, जहां सीजीआई मौजूद थे, इस देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश मौजूद थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और जब ये बात नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हजारों लाखों व्यालोक, हजारों लाखों अवनीश, हजारों लाखों व्यालोकवाणी, हजारों लाखों प्रारब्ध जैसे लोगों की बात का नुमाइंदगी कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, हमारे आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हम आप चिल्ला सकते हैं, अगर कोई दर्शक हमें गधा मान ले तो हम रेंक सकते हैं, कुत्ता मान लीजिए हम भौंक सकते हैं, बादल मान लीजिए हम गरज सकते हैं, बरस सकते हैं, लेकिन निर्णय नहीं कर सकते। हाँ, इस देश के राजनीतिक नेतृत्व का मुखिया नरेंद्र मोदी फैसला कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में अपने 2 टर्म्स में उन्होंने बड़े फैसले करके दिखाए हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बार लाल किले से कुछ बड़ी बातें कही, आपको याद है? अरे याद क्यों नहीं होगा, आप तो 2.5 दशक हो गया आपको पत्रकारिता करते हुए आलोक भाई। कभी 15 अगस्त को 4-6 लुभावने स्कीमें लॉन्च करने का मंच, मैं एमबीए भी किया हूं ना, तो और उसमें भी मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट मेरा स्पेशलाइजेशन है, और सोशियो पॉलिटिकल कीड़ा बहुत पुराना है। तो मैं कहा करता था कि ये जो 15 अगस्त में जो भाषण होता है ना, ये सेल्स की नई स्कीम लॉन्च करने की एक इवेंट होता है साहब, जिसमें से पानी बरसते हुए, और लगभग पानी बरसता रहा है बचपन से, जब भी देखे हैं छाता लेते ही देखे हैं इधर उधर, सामने बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ जिसमें पानी रेंगता रहता था, ऐसे ऐसे पता भी नहीं चलता था कि पिछला वाला प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इस वाले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे। और 4-6 योजनाएं गिनाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से लाल किले प्राचीर से ये रवायत बदल दी है। वो पिछला काम गिनाते हैं। कई लोगों ने कहा ये पॉलिटिकल भाषण देते हैं। अरे भाई साहब, बिल्कुल भाषण देने की जगह है, काम करने की जगह ऑफिस होती है। और प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से कोई भी बात कह के जाते हैं तो उसको काम के रूप में हमने परिवर्तित होते हुए ऑफिस में देखा है, 370 हटते हुए देखा है, तमाम फैसले होते हुए देखा है। मुझे उम्मीद है कि 3 बड़ी चीजें जो प्रधानमंत्री ने इस बार बोली, न्यायिक सुधार जिसको वो पहले इनिशिएट कर चुके थे, तकनीकी कारणों की वजह से कहा, उसकी मीमांसा नहीं करेंगे, एक वो, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको इन्होंने इस बार नया नाम दे दिया। आप समझ में नहीं आ रहा, वो हड्डी ऐसे अटकी हुई है कि सेकुलर हड्डी न नीचे जा रही है, बाहर आ रही है। अब उसको कोई कम्युनल जो है अपनी उंगली घुसेड़ के निकालेगा इन तमाम गिरोहबाजों के गले से। और तीसरा उन्होंने जो बात कही
कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो मुझे लगता है कि ये टर्म उनका अगर ये 3 काम करके भी दे दे, वैसे तो साहब 30 लाख काम भी नरेंद्र मोदी कर दे तब भी बड़ी मुश्किल है। हमारा पेट इतना भारी, हमारा मैदा इतना भारी है, जी भरता ही नहीं। वो कुछ गाना वाना याद करिए, हैं तुम्हें कितना देखूं, मतलब चाह भरती ही नहीं। राइट। तो मुझे लगता है कि इन तमाम निराशाओं में अगर कोई आशा की धुंधली किरण, हल्की किरण लेकिन मजबूत किरण, सही नीयत वाली किरण अगर दिखाई देती है तो वो प्रधानमंत्री के उस भाषण में दिखाई देती है। और बाकी तो आपने ये पीछे वाला पर्दा उन्हें भेंट कर ही दिया है। और पीछे वाला पर्दा क्यों साहब, आप सांकेतिक रूप में कह दीजिए, उनके पास तो लबादा है। अरे वो कहते हैं ना, घाघरे से उठा के मुंह ढक देना, उठाओ अपना लबादा और अपना मुंह ढक लो और हो गए हो नंगे तुम आज। हालांकि इसमें एक सुधार करूंगा मैं, आज नहीं हुए हैं, बहुत पहले से हैं और कई बार हुए हैं। वो क्या है कि शर्म इनको हम अगर आती नहीं। बहरहाल देवियों और सज्जनों, ये थी हमारी आज की बातचीत। फिलहाल इतना ही, अभी दीजिए आज्ञा। अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। अवनीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। अरे क्या बात कर रहे हैं।